ये आज मैं एक अजीब मौके पर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अजीब भी है और गरीब भी है। मुझे जो रूटीन की मेडिकल चेकअप में करवाता था, उसके अंदर मुझे बताया गया कि मेरे दिल की आर्टरीज, रगें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हालांकि कुछ कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, हर चीज़ थी। उन्होंने कहा दिल तो ख़त्म हो चुका है और अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये भी एक रूटीन की बात थी। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है और मैं तो हर वक्त मरने के लिए तैयार भी होता हूँ। मैंने कई दफ़ा अपना नज़री बयान भी लिखवा दिया हुआ है, जिसको एपिटाफ कहते हैं। वो मैंने बारहा कहा है कि मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। मैं आपकी ज़ियारत के लिए, आपका चेहरा अनवर देखने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अब तू मुझे कब ये पसंद करता है कि मैं आपका चेहरा अनवर देखने के लिए दूसरे जहान में पहुँच जाऊँ। तो इसलिए ये कोई एक रूटीन की बात थी। आज जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी ज़िंदगी और मौत के लिए चंद घंटों की तकरीबन ये मसाफत चंद घंटों की रह गई है। 5-6 घंटे बाद उसमें मेरा ऑपरेशन होगा। उसमें ख़त्म भी हो सकता है आदमी। मेरी एज खासी है, उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी ये हो गया है कि अब ज़िंदगी भी दे सकता है और मैं हो सकता है कल नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँगा, या ये हो सकता है कि ये आखिरी जो बातें हैं, सांस है, वो मैं ले रहा हूँ और आज़ाद फ़ज़ा में ले रहा हूँ। तो इसलिए मैंने समझा मैं आपसे अपने दिल की बातें तो कर लूँ। देखिए, मौत जो है वो तो एक अटल हकीकत है। उससे किसी को भी कोई ताकत, कोई जी रूह वो मफर नहीं है। वो हमने मरना है तो वो मैं उसके ऊपर अब बातें करूं, मैं उसकी आपसे हमदर्दियाँ जमा करूं जाने से पहले। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ जहाँ बैठे हुए मेरे लिए दुआएं खैर फरमाइएगा कि अगर मौत भी है तो वो मौत भी हक पे हो। अगर ज़िंदगी बचनी है तो वो भी अल्लाह के रास्ते पे और अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के पैदा की हुई मखलूक की ग़ुलामी में गुजर जाए। यही मेरे दो मक़ासद ज़िंदगी में रहे हैं कि अल्लाह को देखता हूँ और उससे डरता भी हूँ, और उससे दिल में ये है कि वो मेरा दोस्त भी है। इसलिए ज़िंदगी मेरी ऐसे ही गुजर गई है। अल्लाह मेरे दोस्त भी है और मेरे वो अल्लाह भी है। तो इसलिए ये हज़रत मौलाना रूम ने कहा था कि आदमी अगर तनाव होता जाए तो ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। वो कहता है कि तू ज़्यादा वक्त मेरे बारे में सोच और मेरे लिए बातें कर, और तुम मुझे महबूब समझते हो तो मेरा जिक्र भी किया करो। तो बहरहाल
दुआए खैर की अपील आप सबसे है। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 12 लोगों ने कहा कि कब्र में टांगे हैं, ये बात क्यों करता है, ये बोलेगा क्यों। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि आखिरी सांस को भी मैं अल्लाह की मखलूक के लिए रिजर्व कर दूँ, उनके लिए लगाऊँ वो, और नेक नीयत के साथ उनसे बातें करूँ। अब इस सिलसिले में आज जो मुल्क के हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, क्या मैं उससे बिल्कुल एक तरफ अपने आप को कर सकता हूँ? मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ? क्यों लूँ? जब मेरे कंसर्न रहे, मैंने देखा है, मैंने सारी ज़िंदगी ये जंग लड़ी है। आप हैरान होंगे कि मैं जितने भी हमारे सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, सबसे मेरा इख्तिलाफ रहा है। अयूब खान से इख्तिलाफ हो गया कि वो जालिम है और जमहूरियत नहीं आने देता, और उसके इक़दाम की वजह से, फ़ौज की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे बिल्कुल निकल रहा है। मैं देख रहा था, मैं मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बैठा था, लोगों की खिदमत के लिए गया था, किसी और काम के लिए नहीं गया था। तो उस जवानी में जब मैं वहाँ खिदमत के लिए मौजूद था और बंगालियों को गोलियाँ मार रहे थे हमारे दोस्त, हमारी अफवाज पाकिस्तान, तो मुझे उसका दुख भी था, और वो मेरे जहन से निकली नहीं है वो बात आज तक। फिर अयूब खान के मैं खिलाफ हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब हमारे लिए लीडर आए, मैं भी साथ जाके खड़ा हो गया। जब उनसे मैंने अर्ज़ की कि आप मशरक़ी पाकिस्तान को भी साथ लेके चले, उनके जो मुतालबात हैं, बातें हैं, उनको हमें भी उनको उसका हल बताएं और उनके साथ आप यकजहती का ऐलान करें। तो वो तल्ख हो गया है इसी मुल्तान शहर में, जिस हॉस्पिटल में बैठा हूँ, यहाँ से एक फरलांग पे वो बैठे थे। उन्होंने जब तलखी से मेरे प्यास पेश आए तो हम उठ के चले आए। ये हकीकत है कि वो उस महफिल में भी मेरे कंधे पे हाथ रख के खिताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं साथ था, कितना करीब था, अब दूर क्यों हुआ? फिर भुट्टो साहब का दौर आ गया। उन्होंने जमहूरियत की बात करते भी थे, कमिटमेंट्स भी होती हैं, कोई आदमी के अंदर निरी बुराइयाँ तलाश करे, लेकिन उनका तर्ज हुकूमत जो था वो एक वादानी तर्ज हुकूमत था। वो सदारती निज़ाम के हामी थे, वो आइन नहीं चाहते थे। उन्होंने आइन दिया, मगर आइन की देने के बाद शाम को ही एमरजेंसी लगा दी। उस आइन पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो अब उसको उनकी अपनी खूबियाँ भी थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ख़त्म नबूवत का मसला उन्होंने हल किया। पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर नया पाकिस्तान के साथ लोगों के जो अज़ाइम टूटे हुए थे उनको खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। तो अब एक कई नई जेद की तरफ हम चल पड़े। लेकिन उन्होंने अपनी इख्तिलाफ को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, और वो हज़्ब इख्तिलाफ आखिरकार उनके मुकाबले में होती थी। लेकिन फिर अल्टीमेटली भुट्टो साहब को फ़ौज ने हटाया, तो हज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ भी उनके साथ मिली हुई थी। भुट्टो को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए कोई आवाज़ जो है वो फिर अवाम में से नहीं उठी थी। फिर उनका ज़ियाउर को सीधा करने के लिए वही हज़रात, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, नवाब रसूलुल्लाह साहब, एयर मार्शल असगर खान साहब, वो सारे फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो के पास बैठे थे। पहले मोहतरमा फातिमा जना के पास बैठे थे, अब वो फिर नुसरत भुट्टो के पास बैठे थे। तो ये अजीब सूरत हालात हुई है कि हमारी जो सिविलियन हज़रात हैं
वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। मैं 85 में, मैं 2-3 बातें आपको बताऊं कि 85 में 8वीं तरमीम पेश की गई। वो अयूब खान को, ज़ियाउल हक को मज़ीद ज़िंदगी देने वाली बात थी। किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। पंजाब में मैं एक था, सिंध से 2 आदमी थे, बलोचिस्तान से भी 2 आदमी थे। पूरे पाकिस्तान में हमने 12वीं तरमीम की के रास्ते में मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरी आवाज़ कोई इतनी मजबूत तो कभी हुई नहीं है। जितनी थी वो मैं करता रहा। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर साहब आई, वो भी एक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आई। पूरी जमहूरियत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये बात साबित की कि उनके वालिद को शहीद किया गया था और बेटी ने बेटी बन के दिखाया, बल्कि बेटा बन के दिखाया। इसी तरीके से मैं नवाज शरीफ के साथ मैं उनकी तो पार्टी में था, उनसे मैंने क्या इख्तलाफ करना था, लेकिन एक तर्ज़ हुकूमत के बारे में अपनी अपनी राय होती है। 12वीं तरमीम आई, मियाँ साहब के 4 तरमीम आई और मैंने उन चारों में वोट नहीं दिया। 12वीं तरमीम पे नहीं दिया। इसके बाद वो शरीक निज़ाम लाना चाहते थे, उसके अंदर भी मैंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। फिर 18वीं तरमीम में भी आई तो मैंने वहाँ पे भी इख्तलाफ किया। ये अजीब इत्तेफाक है, मियाँ साहब ने बर्दाश्त किया, लेकिन जो हर वक्त ये इख्तलाफात उठाता रहे उसको घर वाले क्या इज़्ज़त करेंगे, उसकी पार्टी क्या इज़्ज़त करेगी। लेकिन मैं क्या करता, मैंने जो मेरा जिस तरीके से मैं चलता था, ये शेख रशीद था 8वीं तरमीम के अंदर, इसने आके हमारे ऊपर अजाब खड़ा कर दिया कि जी बाहर वो टैंक आए खड़े हैं, वो असम्बली को तुड़ा देंगे और 8वीं तरमीम को वोट दो, फौरन वोट दो। मैंने कहा जी तुम्हें मैं जानता हूँ शेख रशीद, शर्म करो। और ये लेकिन बाकी सब दे दिया। मैं एक मराहल से मेरी ज़िंदगी गुजरती आई है। मियाँ नवाज शरीफ की 4 तरमीम में मैंने साथ नहीं दिया। फिर मैं लंबी बात में नहीं जाना था, मैंने इमरान खान आज जो खड़े होकर बातें कर रहे हैं रोज़ाना, ये बात मैंने उनको 2014 में कही कि इमरान खान तुम ये इक़दाम मत करो, ये बेचारे जो नौजवान हैं ये तो जुनून है इनको, ये सारी उम्र दंदनाते रहेंगे। क्रिकेट के वो फ़ैन हैं, आप उनके हीरो हैं, आप कुछ भी कहें उनको कोई एतराज़ भी नहीं है। क्या किसी फिल्म का हीरो जो है उसको मैं जो कुछ भी कहेगा, अगर मैं उसको हीरो मानता हूँ तो फिर उसके अंदर मैं उसकी बुराइयाँ तलाश भी नहीं करता। इसलिए ये तो अब फिल्मी हीरो वाली बात है इमरान खान साहब की। इनसे मैंने कहा ये बच्चे हैं, हम इनका बाप हैं, हम असम्बली पे हमला ना करें, हम टीवी पे हमला ना करें। हम ये अदलिया भी मिल चुकी हुई है, हमारे जर्नल भी वो जो यहाँ इशारे कर रहे हैं वो आपको ये सारा कुछ वक्ती तौर पर देंगे और फिर एक दिन आप वापस आके कंटेनर पे खड़े होंगे हस्ब इख्तिलाफ के साथ। आज कंटेनर पे इमरान खान खड़ा है, ये बात मैंने उसको 2014 में बता दी थी। तो ये कोई और माने ना माने, वो जानता है कि मैंने ये बातें कही हैं और मैंने कहा यही बातें तुम करोगे वापस आके, कर रहा है। लेकिन उससे मुल्क का क्या हुआ, मुल्क को जो तबाही आई है। मुझे मियाँ शहबाज शरीफ से मैं लाहौर में मिला और जब वो जेल से बाहर आए थे तो हमारे वहाँ एमएनएस हज़रात भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा मखदूम साहब अगर वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो हमारा इक़्तिदार 2 दिन रह गया था या 1 दिन।
मैंने दिल में कहा एक दिन से भी कम था, क्योंकि मुझे पता था, उधर भी देख के आया बैठा था। तो कहने का मतलब ये है, आज वो पूरा मंजर सामने है जिसको सारी ज़िंदगी मैंने देखा है। उससे नुकसान क्या हुआ? मुल्क टूटा, मईशत तबाह हो गई। मुल्क ये चलता रहेगा, लेकिन एक मुल्क अगर लूला लंगड़ा मुल्क बन जाए, वो तो फिर भीख मांगेगा। क्यों हो रहा है? इमरान खान का मैं यकीन से कह सकता हूँ उसको इसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो इसे क्रिकेट का खेल समझता है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपनी जो आज साकिर पाकिस्तान है, कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपका सियासत में ना आए। ठीक है, वक्ती तौर पर आपको वफादात भी मिल जाएंगे, आपकी हुकूमत भी होगी। एक पूरा तबका खड़ा हो गया है ना, जो रिटायर्ड जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, इवन फौजी है, वो हर कीमत पे कहते हैं हम हाकिम हैं, ये हमारी महकूम है, तो वो अपने उसमें खड़े रहेंगे। इसलिए ये सारी मिलके मुल्क को तबाह कर देंगे। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए। बारहा मैंने हाथ भी जोड़े उनके, लेकिन जो बातें मैं करता था, आज मुझे बताएं, मैं तो नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। 5 जनरल इधर हैं, 7 इधर हैं, वो गिरफ्तार हो गया है, कमांडर इन चीफ ये हो गया है, फलाना। कितनी हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो दुर्गत बना रहे हैं। आज ISPR वाले ने, उन्होंने फिर एक वॉइस के तौर पर एक और आवाज़ कर दिया है कि आप हमें न घसीटें, हमें न ले आए। भाई कैसे नहीं घसीटेंगे? वो घसीटें या न घसीटें, अब तो आपको अपने मंजी के नीचे डांग फेरनी पड़ेगी। अजाब वहाँ से शुरू हो जाएगा। खुदा के लिए सब कुछ हमने गवा के ये फौज बचाई थी, सब फिर भी हम गवा के अपनी फौज को अजीम देखना चाहते हैं, और आप अजीम नहीं रह सकते जब आप सियासत में दखल देते हैं। ये बात कह देते हैं कि अब मैं चलो 100% इमरान खान का साथ देना चाहता हूँ, 100%। ये वो तो बताए वो अपने साथ है, पूरा मुल्क उसका साथ देने को तैयार है, वो आके यू टर्न ले ले। कहाँ खड़े होंगे बेचारे, कहाँ दुनिया जाएगी? हम देते हैं उसका साथ, वो खड़ा रहेगा, उसका स्टैंड यही है, पहले भी ये उसका स्टैंड यही रहा है। एक आदमी बैठे और आज उसके ऊपर करप्शन के उसके इतनी चीज़ें निकल आ रही हैं कि वो तो इक़्तिदार में तो कुछ सुने नहीं आना, ये मेरी पेशीन गोई है, कभी नहीं आएगा। लेकिन मुल्क को तबाह बर्बाद करने का वो कर सकता है, उसके पास इतनी अपनी गुफ्तगू को कन्विंस करने की, बातें करने की, कच्चे ज़हनों को इमोशनली मजहबी तौर पर चार्ट बना के वो ही कर सकता है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो सिविलियन हैं बैठे हल्फ उठाएं कि हम फौज की इमदाद नहीं लेंगे, और फौज को भी उनके तमाम कोर कमांडर्स को हल्फ देना चाहिए कि वो इन मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शायद 4-5 घंटे बाद ना हूँ इस दुनिया में, लेकिन मैं इस वतन की जो खुशबू है वो तो मैं अपने सीने में लेके जाऊँगा ना। मेरे दिल में जो मेरा दिल ना रहे वो निकल जाएगा, लेकिन मेरे वतन की खुशबू तो नहीं निकल सकती, वो तो मेरे रूह में शामिल है। मैं उसके लिए क्यों ना रहूँ जिसके लिए मैंने जेलें काटी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, मुआशी तौर पे हर हुकूमत ने मारा है हमें, हर हुकूमत ने।
तो मेरा दिमाग ख़राब था, मैं क्यों मारे खा रहा हूँ, मैं इक़्तिदार क्यों नहीं ले रहा। मुझे सब ने देखा, मैंने हल्फ नहीं उठाया जब भी मुझे कहा गया। मैं हूँ जो अब मैं इख्तलाफ करता हूँ तो पहले इस्तीफ़ा दे देता हूँ। मुझे गिले हैं मुस्लिम लीग से, बहुत से गिले हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को भी उससे गिले होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ पार्टी, इस मुल्क में पार्टियाँ हैं ही नहीं, कल्ट हैं, कल्ट, और ये और कल्ट बनते जाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि आपकी खाना जंगी, खून रेजी मुल्क को तबाह मत करो। जो हमारी आज़ादी हैं वो भी हिम्मत करें। अब कुछ उनके बात आती तो फैसले सही करें, फौज वापस निकल जाए, अपनी बैरिक्स में जाए, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान चल पड़ेगा। मुझे ज़िंदगी हुई तो आपसे फिर मुलाकात होगी, नहीं तो ये मेरा सलाम आखिर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।